हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर रॉकी और रानी का अपडेट दे रहा हूं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है एक्चुअली में, और की में आता है डबल आई और कहानी में आता है डबल ए। तो स्पेलिंग सही लिखना, ताकि आपका अगर कोई वीडियो, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आपको सर्च करना है तो फिर राइट वीडियो पर लैंड कर जाओ आप। तो 169 मिनट्स की ये मूवी है। करण जौहर ने इसको डायरेक्ट किया है। वायाकॉम और धर्मा प्रोडक्शन ने मिल के बनाया। वायाकॉम के अंदर अब जियो सिनेमा भी आया हुआ है, लेकिन ये जियो सिनेमा के ऊपर रिलीज होने वाली है नहीं। आज वीडियो का मुद्दा यही है कि ये कितने में बनी थी, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी इसकी हुई है, अभी तक की नहीं हुई है, या इसको संघर्ष करना पड़ेगा अपनी इनकम करने के लिए बॉक्स ऑफिस के ऊपर। सारा का सारा ब्यौरा देंगे आपको। तो एक एक करके शुरू करते हैं। ये फिल्म बेसिकली ऐसे यंगस्टर्स के ऊपर है जो अलग अलग दिशाओं से आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों मोहब्बत में हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि जो शादी होती है परिवारों के बीच में होती है, और परिवारों में घुलना मिलना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे की फैमिली में जाके रहने लग जाएंगे, और उसके बाद अगर हम एडजस्ट कर पाते हैं, फैमिली एक्सेप्ट कर पाती है, तो उसी के बाद ही हम कोई डिसीजन लेंगे शादी का। यहाँ आपको मंझे हुए कलाकार लाइक धर्मेंद्र, जिनकी बहुत ही अच्छी एक्टिंग आपको छोटे से ग्लिम्स के अंदर भी देखने को मिल जाती है। और मेरा मानना ये है कि ये एक ऐसे एक्टर हैं जो अमिताभ बच्चन के क्लास के हैं। ये एक ही तरीके के रोल करते चले आए, तो जिसकी वजह से पूरा एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ, बट ही इज क्लास अपार्ट। जया बच्चन कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। शबाना आजमी अगेन ग्रेट एक्ट्रेस। रणवीर सिंह ऑफ लेटली एक दो गलत चॉइसेस, बट ही वॉज established as a great actor, not only an artist, okay, not only as a hero, so to say. आलिया भट्ट की भी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। she has proved herself many times. तो ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सनैलिटी है इनका, जो जैसे कहते हैं इक्वेशन है, आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा वो तो आप 28 जुलाई को देखोगे। फिर आज जो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है करीबन 160 करोड़ रुपए। एडवर्टाइजिंग के लिए 18-20 करोड़ रुपए खर्चे हैं, विच इज़ 178 to 180 करोड़ रुपीज़। 180 मान लेते हैं, 180 करोड़ रुपए ये अमेजॉन को बेची गई है OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो 80 करोड़ रुपए में ये मूवी बिकी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिक चुकी है। जो कलर्स टीवी के जो सैटेलाइट है, जो इसके राइट्स हैं, वो लगभग बिके हैं 50 करोड़ रुपीज़ में। तो 80 + 50 अगर आप करोगे तो 130 करोड़ की रिकवरी तो वहाँ से हो गई है। और आपने देखा ही होगा कि इसके जितने भी गाने रिलीज हो रहे हैं वो सारे गामा चैनल के ऊपर हो रहे हैं। तो जो म्यूजिक है वो उसके ऊपर आया है, जिसके लिए एक बड़ा हेफ्टी अमाउंट दिया गया है। यूजुअली इतने हेफ्टी अमाउंट जो होते हैं टी सीरीज देता है, बट सारे गामा ने इसको 30 करोड़ रुपए दिए। और अभी तक जितने भी गाने आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुए हैं, चाहे वो झुमका हो या फिर तुम क्या मिले वाला गाना हो, और थर्ड सॉन्ग भी जो आ चुका है इसका, वो सारे के सारे पॉपुलर तो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। तो टोटल हो गया 80 करोड़ रुपीज़ एक आ चुके हैं जो कि OTT से आए हैं, और अनदर 80 आए हैं 50 और 30 मिला के टीवी राइट्स के साथ और फिर म्यूजिक राइट्स के साथ। अगर आप तीनों चीज़ें यहाँ पर मिला लें तो टोटल मिलाएं तो हमारे पास 160 करोड़ रुपए का टोटल बन जाता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि मैंने बताया 160 ही था, तो वो निगेट हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपने जेब से 18 से 20 करोड़ रुपए लगाए एडवर्टाइजिंग, प्रिंट और ये सब पब्लिसिटी करने के लिए। 20 करोड़ रुपए की इनको मोटा मोटा रिकवरी करनी है। अब इसमें समझने की जरूरत है कि 20 करोड़ रुपए की रिकवरी होगी कैसे। इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो वायाकॉम 18 ही है, जो कि अच्छा खासा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है कंट्री के अंदर, और उसके साथ धर्मा का एक प्रॉफिट शेयरिंग लिंकेज है। तो ऐसा नहीं है कि पिक्चर को उठा के बेच दिया गया है और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर का एक कंप्लीट रिस्क है। इसके अंदर जॉइंट रिस्क रहेगा। धर्मा प्रोडक्शन तब पैसे कमाएगा जब ये थिएटर्स के अंदर अच्छे तरीके से चलेगी। स्टार्स वगैरह को सबको अलग से फीस दे दी गई है। तो टोटल मिला के अगर ये माना जाए कि अगर हम 40 से 45 करोड़ रुपए ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर करती है, जो मेरे ख्याल से रद्दी हालत में भी फर्स्ट वीकेंड के अंदर कर जाएगी, तो ये प्रॉफिट में चली जानी शुरू हो जाएगी। और अगर ये 100 करोड़ रुपए कर लेगी तो मिनिमम धर्मा प्रोडक्शन और वायाकॉम 18 अगर हाफ भी रखते हैं तो वो लगभग 25 करोड़ लेके जाएंगे। मैं 100 करोड़ रुपए के ऊपर 50% शेयरिंग बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड एग्जीबिटर यानी PVR एक्सेट्रा भी मान रहा हूँ। तो 50 करोड़ रुपए घर आएंगे तो 25 करोड़ में मिलेंगे। ये वाली तरीके की जो मूवीज होती हैं जिसके अंदर लगभग 180 करोड़ रुपए की लागत लग चुकी है, और बड़े बड़े नाम एसोसिएट हो जाते हैं करण जौहर जैसे, तो शांति तो तब मिलेगी करण जौहर को कि जब ये मूवी कम से कम नहीं तो 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी थिएटर्स के अंदर, ताकि एक नाम और एक रेपुटेशन बनी रह जाए। बट अदरवाइज अगर सिर्फ हम बिजनेस ऑफ मूवीज की बात करें तो सिर्फ 40 करोड़ रुपए आते ही बॉक्स ऑफिस के ऊपर ये प्रॉफिट्स के अंदर जानी शुरू हो जाएगी मूवी। बट अगर ढंग से देखा जाए तो 200 करोड़ रुपए अगर नहीं करती है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो वो जो रिप्यूटेशन होती है, रिप्यूट होती है, वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन में आ जाता है कि उतनी नहीं चली। बट अगर ऑफ लेटली अगर हम देखें करण जौहर की जितनी भी चॉइसेस रही हैं एज प्रोड्यूसर, चाहे वो वरुण धवन के साथ जुग जुग जियो भी क्यों ना हो, वो सारी की सारी मूवीज़ फैमिली ओरिएंटेड मूवी रही हैं और
सारी की सारी चली हैं, विच इंडिकेट कि वो जो पल्स है जो आजकल के ज़माने की और जो फैमिली ओरिएंटेशन है उसको लूज़ नहीं करता है। इसकी किसी भी मूवी में कुछ ऐसे डेरोगेटरी चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ ज़रूर मॉडर्न ज़माना हल्का फुल्का दिखाया जाता है, कुछ ऐसा अपबीट ज़रूर दिखाया जाता है, ऐसा एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी दिखाया जाता है जिसके पास पैसे हैं, और वो पैसे से चिढ़ना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए कि हम वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी की पैंट उतारने पे आओ तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। जैसे कि अभी मैंने विवेक अग्निहोत्री का एक ट्वीट पढ़ा जिसके अंदर उन्होंने प्रोएक्टिवली किसी को रिप्लाई करा है। उन्होंने मोहतरमा ने लिखा कि जो हमारे लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर सिंह, उन्होंने काफ़ी अच्छे इकोनॉमिकल इनपुट्स दिए थे, वो अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। अब इसको इग्नोर किया जा सकता था या फिर नहीं भी रिप्लाई करते, उन्होंने बोला कि जी नहीं, करंट प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं और पप्पू गवर्नमेंट को ऐसे मत बोलो। तो मेरा मानना ये है कि ठीक है, हमारे जो मोदी साहब हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी जब कभी भी कंट्री से बाहर जाता हूँ और जो भी वेल ट्रैवल लोग हैं वो ज़रूर मानेंगे कि मोदी साहब की गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी जो रिकग्निशन है इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से आया है। यहाँ तक कि इंडियन करेंसी भी बाहर एक्सेप्ट होने लगी, उसके लिए थम्स अप जितनी बार भी बोला जाए उतना कम है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास से पूछोगे इंडिया के अंदर, वो टैक्स बर्डन के अंदर ज़रूर है, वो चाहेगा कि उसके लिए भी कुछ रिफॉर्म सोचे जाएँ। अमीर लोगों के लिए रिफॉर्म्स तो बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाते हैं क्योंकि वो रास्ते कई सारे निकल जाते हैं, बिजनेसमैन के लिए कई सारे रास्ते हैं, नीचे गरीबों के उत्थान के लिए भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। पिस जाता है मिडिल क्लास आपकी तरह मेरी तरह, उनके लिए क्या करना है इस गवर्नमेंट को आई थिंक उसके ऊपर थोड़ा सा काम ज़रूर करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, अदरवाइज ही इज़ डूइंग ग्रेट। अब मुद्दा ये है कि इन्होंने जो पप्पू वर्ड यूज़ कर लिया, मेरे ख्याल से इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि मुद्दा कुछ और चल रहा था, बहक गए हम तो बहक ही जाते हैं। पप्पू बोलना मतलब यू आर कॉलिंग समबडी बाय नेम्स, और ये जो होता है ये आपकी वीक मेंटालिटी को दर्शाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मान लीजिए करण जौहर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके स्टेचर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो फिर पुल डाउन करने लग जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग ही इज़ ग्रेट और या मैं उसको कोई पर्सनली जानता हूँ, पर मेरे ज़िंदगी में यही सीखा है कि अगर आप किसी को पुल डाउन करते हैं, किसी को नामों से बुलाते हैं, तो इसका मतलब वीक पर्सनैलिटी अगला इंसान नहीं है, वो खुद है। तो खुद राइज करिए कि बाकी वाला जो इंसान है वो अपना भी छोटा दिखना शुरू हो जाए, उसको नीचे खींचने की जरूरत नहीं है। छोटा सा लेसन था, बाकी जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।